वेलकम टू क्विक स्टडी मटेरियल। आज है 28 फरवरी और वेरी गुड इवनिंग आप सभी लोगों को। आज क्लास जो है थोड़ी सी लेट हुई है ना। मॉर्निंग की जगह पे आपकी इवनिंग में क्लास हुई है ना। आ, कोई बात नहीं, कल से रेगुलर रहेंगे हम लोग, टाइम से रहेंगे मॉर्निंग में। सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है वो क्या रहने वाला है। आज का सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि विश्व एनजीओ दिवस जो है वो कब मनाया गया है। किसकी बात कर रहे हैं? वर्ल्ड एनजीओ डे की बात कर रहे हैं। तो विश्व एनजीओ दिवस जो है वो हर साल 27 फरवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। इस बार की अगर हम थीम की बात करें तो एम्पावरिंग ग्रास रूट्स मूवमेंट्स फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर, यानी हिंदी में बात करें तो एक सतत भविष्य के लिए जमीनी स्तर के आंदोलन को सशक्त बनाना, ये इस बार की थीम है। अच्छा, एनजीओ की फुल फॉर्म क्या होती है? तो एनजीओ की फुल फॉर्म होती है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी फुल फॉर्म जरूर ध्यान रखिएगा। और इस दिवस को मनाने की शुरुआत कब हुई थी? तो आपको ध्यान रखना है, इस दिवस को मनाने की शुरुआत 2014 में हुई थी। कब हुई थी? 2014 में। एनजीओ काम क्या करता है बेसिकली? देखिए, समाज कल्याण के लिए काम करता है ना। जो एनजीओ होता है ये गवर्नमेंट की तरफ से नहीं होता है ना। समाज के कल्याण के लिए जो काम करने के लिए जो संस्थाएं बनाई जाती है उसी को हम एनजीओ बोलते हैं। अब देखा जाए अगर आजकल ना, तो आजकल ऐसे बहुत से एनजीओ हैं जो सिर्फ और सिर्फ टैक्स बचाने के लिए एनजीओ लोग खोल के बैठ जाते हैं। यानी कंपनी को टैक्स ना देना पड़े, चूंकि एनजीओ पे कोई टैक्स नहीं लगता है, तो इसलिए लोग एनजीओ के माध्यम से अपना वही काला धन जो है सफेद करते हैं। तो ज्यादातर आजकल आपको ये चीजें देखने को मिलेगी, है ना। आप न्यूज़पेपर में भी इन सब चीजों को पढ़ते होंगे कभी ना कभी। और फिलहाल ध्यान रखना है आपको कि अगर एनजीओ की बात करें, जैसे टाटा की बात करें, है ना। टाटा जो है कैंसर के लिए अस्पताल चलाती, बहुत से ऐसे एनजीओ टाटा जो है चलाती। टाटा ही क्यों, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की बात कर लें, अमेजन की बिल एंड मेलिंडा जो फाउंडेशन है ना, उसकी बात कर लेते हैं। जो अमेजन के संस्थापक और उनकी वाइफ जो है उनके द्वारा चलाया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो विश्व एनजीओ दिवस है वो 27 फरवरी को मनाया जाता है। एनजीओ की फुल फॉर्म होती है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले एक और चीज आपको ध्यान रखना है कि 27 फरवरी को ही, विश्व एनजीओ दिवस तो 27 फरवरी को मनाया ही जाता है, 27 फरवरी को ही आप देख रहे हैं यहाँ पे चंद्रशेखर आजाद को, तो इनकी पुण्यतिथि भी मनाई जाती है। क्या मनाई जाती है? इनकी पुण्यतिथि भी मनाई जाती है। कब? 27 फरवरी को। तो स्वतंत्रता सेनानी है चंद्रशेखर आजाद। इनकी इस बार 2025 में 94 नंबर की पुण्यतिथि मनाई गई है, जिसे हम बलिदान दिवस भी कहते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। तो चंद्रशेखर आजाद को भी ध्यान रखिएगा। फिर बात करते हैं फरवरी 2025 में चंद्र मिशन एथेना किस अंतरिक्ष एजेंसी ने लॉन्च किया है? तो फरवरी 2025 के अंदर लॉन्च किया गया है इसको, चंद्र मिशन एथेना को। महीना ध्यान रखिएगा, फरवरी महीने में लॉन्च किया गया है ना। तो आपको ये ध्यान रहेगा कि भाई मतलब जब अगर आपसे पूछ दिया जाए किसी मिशन के बारे में, किसी किसी भी अंतरिक्ष मिशन के बारे में, और दे दे अगर आपको, एक क्रम से बताइए कि कौन से मिशन को कब लॉन्च किया गया है। तो अगर आपको मंथ याद रहेगा ना, तो आपको पता रहेगा कि हाँ, जनवरी में किस मिशन को लॉन्च किया गया, फरवरी में किस मिशन को लॉन्च किया गया, हो सकता है जुलाई अगस्त में भी लॉन्च किया जाए किसी मिशन को। तो ऐसे में क्रम को मिलाने में आपके लिए आसानी रहेगी, इसलिए महीना जरूर ध्यान रखिएगा। क्योंकि आजकल जो क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं वो ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है ये नासा ने इसको लॉन्च किया गया है, और किसकी सहायता से लॉन्च किया है, यानी किसके साथ मिलकर के। तो आपको ध्यान रखना है स्पेस एक्स के साथ मिलकर के, एलन मस्क की कंपनी है स्पेस एक्स, उसके साथ मिलकर के इन्होंने इस चंद्र मिशन एथेना को लॉन्च किया। अच्छा, इस चंद्र मिशन एथेना का लक्ष्य क्या है, यानी उद्देश्य क्या है? इसको लॉन्च तो किया गया है, तो आपको ध्यान रखना है इसका उद्देश्य ये है, जो चंद्रमा की चट्टाने हैं और जो उसकी मिट्टी है उसकी रासायनिक संरचना का क्या करना, अध्ययन करना इसका उद्देश्य है। इसे भेजा किसके द्वारा गया है? तो स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट के माध्यम से भेजा गया है ना। तो आपको ये भी ध्यान रखना किसका यूज किया गया। फिर कहाँ से भेजा गया? तो नासा का जो कैनेडी स्पेस सेंटर है जो फ्लोरिडा में स्थित है, वहां से इसको भेजा गया है। जैसे हम लोग जब अपना लॉन्च करते हैं तो कहाँ से करते हैं? हम लोग आंध्र प्रदेश में स्थित जो हमारा स्पेस सेंटर है ना, वहां से करते हैं। जो आपका श्रीहरिकोटा है वहां से करते हैं हम लोग। ये लोग कहाँ से करते हैं? कैनेडी स्पेस सेंटर से। हमारा क्या है? सतीश धवन केंद्र, सतीश धवन स्पेस सेंटर। और कहाँ पर? श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में। तो वैसे ही ये अमेरिका का है, जहां से नासा अपना लॉन्च करता है।
अगर बात करें तो 26 फरवरी को इसको लॉन्च किया गया है, 26 फरवरी 2025 को। किसके द्वारा? तो फाल्कन 9 रॉकेट के द्वारा। कहाँ से किया गया? कैनेडी स्पेस सेंटर से किया गया है। और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि ये जो लैंडिंग होगी चंद्रमा के ऊपर, ये 6 मार्च तक पहुंच जानी चाहिए, है ना। ये अनुमानित लैंडिंग का समय है ना। बाकी देखा जाएगा, जब पहुंचेगा तब मार्च में फिर से इसकी चर्चा करेंगे आने वाले टाइम के अंदर। ठीक है, उद्देश्य आपको ध्यान रखना है, और ये ध्यान रखना है ये जो चंद्र मिशन है, और ये भी ध्यान रखिए ये चंद्र मिशन है। ठीक है, यानी चांद पर जाने का मिशन है। पता चला सूर्य मिशन दे दे या कोई एस्टेरॉइड मिशन दे दे और आपको पूछे इसमें से कौन सा मिशन है, ध्यान रहे चंद्र मिशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उससे पहले आप बात करते हैं थोड़ा सा नासा के बारे में। नासा जो है ये अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है नासा की फुल फॉर्म क्या होती है। तो नासा की फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। क्या हो जाएगा? फिर से सुनिएगा, नासा की फुल फॉर्म पूछी गई है, मतलब एग्जाम में पूछा गया है, नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, इसकी स्थापना की बात करें तो 1958 में इसकी स्थापना होती है। इसका मुख्यालय जो है वो वॉशिंगटन डीसी के अंदर इसका मुख्यालय है। और इसके अध्यक्ष या प्रशासक की बात करें तो पहले बिल नेल्सन थे, अब उनकी जगह पर किसको नियुक्त किया गया है? जेरेड इसाकमैन को नियुक्त किया गया है। दरअसल ये अभी ट्रंप ने घोषणा की है कि इनको नासा का प्रशासक या अध्यक्ष बनाया जाएगा, अभी घोषणा की गई है। लेकिन अभी जो काम कर रहे हैं कार्यवाहक के रूप में वो जेनेट पेट्रो है। जेनेट पेट्रो जो है ये कार्यवाहक के रूप में काम कर रहे हैं। और अभी ट्रंप ने घोषणा की है जेरेड इसाकमैन को बनाने की, और जल्द ही ये नियुक्त भी हो जाएंगे अभी, है ना, कुछ दिनों में ही इनकी नियुक्ति भी हो जाएगी। तो आपको ध्यान रखना है कि जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? जेरेड इसाकमैन ही इसके अध्यक्ष बनने वाले हैं। ठीक है, कार्यवाहक यानी कार्य कौन संभाल रहा है अभी? जेनेट पेट्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में यूनिलीवर के नए सीईओ कौन बने हैं? देखिए यूनिलीवर की बात करूं अगर मैं, तो यूनिलीवर जो है ये यूके की कंपनी है। कहाँ की कंपनी है? यूके की कंपनी। ये मत सोचेगा हिंदुस्तान यूनिलीवर है तो हिंदुस्तान की कंपनी हो गई, वो अलग बात है कि यूनिलीवर जो है उसने जैसे हिंदुस्तान में अपनी ब्रांच खोली है तो हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गई, किसी और देश में ब्रांच खोली तो उस देश के नाम से जाना जाएगा। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि अगर मैं बात करूं तो ये जो यूके यानी यूनाइटेड किंगडम की कंपनी है, इसके भी जो नए सीईओ बनाए गए हैं वो फर्नांडो फर्नांडिस बनाए गए हैं। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है, फर्नांडो फर्नांडिस। ये है फर्नांडो फर्नांडिस, जो यूनिलीवर के क्या बनाए गए हैं? सीईओ बनाए गए हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर इसी का एक पार्ट है जो हमारे देश में काम करता है। ठीक है, सॉरी। बात करें अगर हिसासी ताकेउची की, तो हिसासी ताकेउची जो है ये अभी हाल ही में मारुति सुजुकी के एमडी और सीईओ बनाए गए हैं। किसी को याद आ रहा है? ये मैंने पढ़ाया, अभी कुछ दिन पहले ही पढ़ाया था। मारुति सुजुकी के एमडी और सीईओ कौन बनाए गए? हितासी हिसासी ताकेउची। और हिरोकी टोटोकी की बात करूं मैं, तो अभी आपने पढ़ा था सोनी के बारे में, ये भी मैंने इसके बाद ही पढ़ाया था। मारुति के बाद सोनी वाला आपको ध्यान रखना। सोनी के सीईओ कौन बने हैं? तो सोनी कंपनी के सीईओ कौन बने हैं? आपको ध्यान रखना है टोटोकी के बारे में। फर्नांडो फर्नांडिस जो है इन्होंने हेन सुमाकर की जगह ली है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, हेन सुमाकर के जगह पर हिंदुस्तान यूनिलीवर के सीईओ कौन बने हैं? फर्नांडो फर्नांडिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में लगातार 7वीं बार किसे भारत के सबसे स्वच्छ शहर का खिताब दिया गया है? तो आपको ध्यान रखना है, ये दिया गया है इंदौर को। इंदौर को लगातार 7वीं बार जो है भारत का सबसे स्वच्छ शहर का खिताब दिया गया है। इसके अंदर जनसंख्या की दृष्टि के हिसाब से अलग-अलग शहरों को मतलब ना इसके अंदर रैंकिंग दी गई है। अगर हम इंदौर की बात करें तो जो आपका सबसे बड़ा सिटी होता है, जैसे 10 लाख से अधिक आबादी वालों सिटी की बात करें अगर हम, तो उसमें इंदौर का नाम आपको ध्यान रखना है। ये इस बार 9वां संस्करण था किसका? तो स्वच्छ सर्वेक्षण जो है उसकी बात कर रहे हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट आई थी, और वो रिपोर्ट जो है अभी हाल ही में किसने जारी किया? आवास और शहरी मामलों के जो केंद्रीय मंत्री है मनोहर लाल खट्टर, इन्होंने जारी किया था। इस बार 9वां संस्करण था, और इसके अंदर आपको ध्यान रखना है इंदौर जो है वो भारत का सबसे स्वच्छ शहर है, फिर से बना है, और लगातार 7वीं बार बना है। लेकिन ध्यान रखिएगा 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की बात कर रहे हैं। और यहीं पे शहरी विकास और आवास मंत्रालय ने सुपर स्वच्छ लीग नामक एक नई श्रेणी की भी शुरुआत की है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो सबसे स्वच्छ शहर भारत का कौन सा हो गया? इंदौर। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में एक अध्ययन के अनुसार किस देश में वैश्विक स्तर पर स्तन कैंसर दर सबसे अधिक है? तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, यानी विश्व में स्तन कैंसर के जो मामले हैं वो सबसे अधिक कहाँ पाया जा रहा है, यानी अगर हम बात करें यहाँ पर तो आपको ध्यान रखना है कि हाईएस्ट जो रेट है ब्रेस्ट कैंसर का उसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का नाम। ऑप्शन जो आपका डी है वो बिल्कुल सही है, ए और बी, यानी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के अंदर स्तन कैंसर रेट जो है वो आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलेगी। और यहाँ पर देखेंगे अगर आप तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है और यहाँ पे आपको न्यूजीलैंड दिख रहा है। तो हो सकता है कि कुछ जियोग्राफिकल कंडीशंस की वजह से ऐसा हो। वैसे अगर देखा जाए तो भारत सरकार जो है ना, वो स्तन कैंसर से मतलब बचने के लिए, इसका पता लगाने के लिए बहुत सी चीजों को मतलब ना अलग अलग अभियान चलाया जा रहा है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो कैंसर के बहुत से टाइप्स होते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो ब्रेस्ट कैंसर यानी स्तन कैंसर तो हो ही गया। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो एक होता है फेफड़ों का कैंसर, लंग कैंसर। एक होता है आपका ब्लड कैंसर, है ना। फिर बात करें तो एक होता है आपका स्किन कैंसर। ऐसे बहुत से मतलब कैंसर के टाइप्स हैं जिसके अंदर अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो मामले पाए जाते हैं वो ब्रेस्ट कैंसर के ही पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इस रिपोर्ट के अंदर क्या क्या कहा गया है एक बार उन चीजों को देखते हैं। पहली चीज तो ये कि ये जो अध्ययन किया गया है ये अध्ययन किसके द्वारा किया गया है? तो ये जो अध्ययन है ये ऑस्ट्रेलिया और जो कनाडा है उसके शोधकर्ताओं के द्वारा किया गया था, जिसके अंदर 185 देशों को शामिल किया गया है। ठीक है, इन देशों के ऊपर अध्ययन किया गया था जिसके अंदर ये पता लगाया कि भाई कि स्तन कैंसर की घटनाएं और जो मृत्यु दर है स्तन कैंसर से होने वाले, उसके बारे में इसके ऊपर विश्लेषण किया गया था इस अध्ययन के द्वारा। अच्छा, इस रिपोर्ट के अंदर ये कहा गया है कि विश्व में यानी दुनिया में हर 20 में से, है ना, एक महिला जो है वो स्तन कैंसर का जो है वो शिकार हो रही है। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है कि उसमें से आपको क्या ध्यान रखना है कि 70 में से एक महिला की मृत्यु भी हो रही है। यानी हम मृत्यु दर की बात करें तो इस बीमारी से, इस ब्रेस्ट कैंसर से मृत्यु हो रही है। इस रिपोर्ट के अंदर ऐसा कहा गया है कि 70 में से एक महिला। समझ में आया? तो बस आप इतना ध्यान रखिएगा कि ये जो रिपोर्ट आई है इसके द्वारा ये बताया गया है कि विश्व में सबसे ज्यादा जो स्तन कैंसर जो पाया गया है, जो दर है, वो सबसे ज्यादा कहां पर है? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में। बस ये ध्यान रखिएगा संयुक्त रूपों से इन दो देशों के बारे में। अच्छा, कैंसर से रिलेटेड बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। अगर मैं बात करूं तो ये फरवरी महीने में आपने पढ़ा था विश्व कैंसर दिवस, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो हर साल 4 फरवरी को क्या मनाया जाता है? विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। और इस बार की थीम मैंने आपको बताई थी। जैसे इसकी थीम क्या होती है, एक बार थीम बता दी जाती है ना तो वो कई साल तक थीम चलती रहती है। तो इस बार की थीम आपको ध्यान रखना है, यूनाइटेड बाय यूनिक। पढ़ा होगा ना आपने, यूनाइटेड बाय यूनिक। ये तो मैंने कई बार आपको ये क्वेश्चन पढ़ाया भी है, रिवाइज भी करवाया है। ठीक है, तो ये इस बार की थीम है, ये आपको ध्यान रखना है विश्व कैंसर दिवस की। वहीं पे अंतरराष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस की बात करूं तो हर साल 15 फरवरी को मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस। विश्व लंग कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 1 अगस्त को। और एक और दिवस आपको ध्यान रखना है कैंसर से रिलेटेड, राष्ट्रीय जागरूकता दिवस यानी राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? ये 7 नवंबर को मनाया जाता है। और वहीं पे अगर बात करें कैंसर के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ओंकोलॉजी कहा जाता है। ये स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है आपका, ये कई बार पूछा गया एग्जाम में क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का पहला, कभी भी भारत या दुनिया का पहला आ जाए वो इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन। अंडर वाटर म्यूजियम जो है वो कहाँ बनाया जाएगा? अंडर वाटर म्यूजियम का मतलब आप ये समझिएगा कि अगर हिंदी में मैं कहूँ तो आप ये समझिए कि जलमग्न संग्रहालय की बात कर रहे हैं, है ना। तो भारत का जो सबसे पहला जो है वो अंडर वाटर म्यूजियम जो बनाया जा रहा है वो बनाया जा रहा है महाराष्ट्र के अंदर। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि महाराष्ट्र के अंदर अंडर वाटर म्यूजियम और साथ ही साथ कृत्रिम रीफ का नाम आपको ध्यान रखना है। कृत्रिम रीफ, इन दोनों को बनाया जा रहा है कहाँ पर? ये बनाया जा रहा है आपका महाराष्ट्र के अंदर। महाराष्ट्र के सिंधु दुर्ग जिले का नाम आपको ध्यान रखना है। किसका? सिंधु दुर्ग जिले का नाम आपको ध्यान रखना है। सिंधु दुर्ग जिले के निवाती रॉक्स के पास, कहां पर? निवाती रॉक्स
के पास क्या किया जा रहा है, समुद्र में एक जहाज है इंडियन नेवी का आईएनएस गुलदार, उसी को डुबा करके बनाया जा रहा है। समझ में आया? ये जो अंडर वाटर म्यूजियम है, ये आईएनएस गुलदार को, किसको, आईएनएस गुलदार, ये नाम जरूर ध्यान रखिएगा। अभी गुलदार के बारे में भी पढ़ते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट रहने वाला गुलदार के बारे में। इस आईएनएस गुलदार को क्या किया जाएगा, जो समुद्र है ना, इस समुद्र के अंदर डुबो दिया जाएगा और डुबो करके यहीं पर क्या बनाया जाएगा, इसी के अंदर म्यूजियम बनाया जाएगा, जो भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम है। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या है, तो आपको ध्यान रखना, जो स्कूबा डाइविंग है उस पर्यटन को यहाँ पर बढ़ावा मिलेगा। अगर हम बात करें तो पर्यटन को तो बढ़ावा मिलेगा। कहाँ पर, तो महाराष्ट्र, आपको ध्यान रखना। आईएनएस गुलदार की बात करें तो ध्यान से सुनिएगा। आईएनएस गुलदार का जो निर्माण है ये पोलैंड ने किया था। भारतीय नौसेना में शामिल कब हुआ था, 1985 में इसको शामिल किया गया था, कमीशन किया गया था। इसे डी कमीशन कब किया गया था, तो जनवरी 2024 में इसे डी कमीशन किया गया, यानी सेवानिवृत्त या सेवा मुक्त किया गया। और ये जो आप देख रहे हैं, ये है आपका आईएनएस गुलदार इमेज के अंदर। ये 83 मीटर लंबा कुंभीर श्रेणी का लैंडिंग शिप था। ठीक है, यहाँ पर इसके बारे में, आईएनएस गुलदार के बारे में ये कुछ पॉइंट ध्यान रखना है। और इसी को क्या किया जाएगा, इस समुद्र के अंदर डुबो करके अंडर वाटर म्यूजियम बनाया जाएगा। और कहाँ पर डुबोया जाएगा, तो महाराष्ट्र के सिंधु दुर्ग जिले के निवाती रॉक्स के पास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में कन्नड़ पुस्तक हार्ट लैम्प, एक कन्नड़ पुस्तक है जिसका नाम क्या है, हार्ट लैम्प, इसे अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 के लिए सूचीबद्ध किया गया, यानी लिस्टेड किया गया है। आपसे पूछा जा रहा है कि इसके लेखक कौन है, तो आपको ध्यान रखना है, इसकी जो लेखिका है, एक महिला लेखक है जिसे हम लेखिका बोलेंगे, तो भानु मुश्ताक का नाम आपको ध्यान रखना है। ठीक है, दरअसल ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए लिस्टेड किया गया है। अब आपको ध्यान रखना है, मई के अंदर क्या होगा, मई के अंदर फाइनल हो जाएगा कि ये अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसे मिल रहा है। अभी तो ये सूचीबद्ध किया गया, लिस्टेड किया गया है, चुना गया है इनकी बुक को। अगर इनको पुरस्कार मिलता है तो मई में पता चल जाएगा कि फाइनल पुरस्कार किसको मिला, क्योंकि इसमें कई लोगों को सूचीबद्ध किया गया है। बात करें अगर हम यहाँ पे इस हार्टलैम्प पुस्तक के बारे में, तो देखिए, पहली बार किसी कन्नड़ पुस्तक को सूचीबद्ध किया गया है, तो पहली बार किया गया, ये चीज आपको ध्यान रखना है। बुक का नाम क्या है, हार्टलैम्प, और इसकी लेखिका है भानु मुश्ताक। कौन है, बानु मुश्ताक। और बानु मुश्ताक की क्या है, ये लघु कथा संग्रह है। दीपा भास्थी का नाम जरूर इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इन्होंने इस पुस्तक को ना अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया था, यानी अंग्रेजी में इस पुस्तक को अनुवाद किया था। ठीक है, किसने, दीपा भास्ती का नाम ध्यान रखिएगा। ये आपको ध्यान रखना है, ये कौन है, ये है बानु मुश्ताक। और ये उनकी वो पुस्तक है, वो बुक है जिसे क्या किया गया, सूचीबद्ध किया गया, लिस्टेड किया गया है। ठीक है, अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे जूम करके, तो आपको यहाँ पे बानु मुश्ताक दिख रहा होगा और यहाँ पे दीपा भास्ती का नाम दिख रहा होगा, जिन्होंने इसको इंग्लिश में इस बुक को ट्रांसलेट किया है। तो दोनों नाम इंपॉर्टेंट है, दीपा भास्ती और बानु मुश्ताक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में आयुष मंत्रालय ने किसे राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार से सम्मानित किया है, तो अभी अगर हम बात करें आयुष मंत्रालय की, तो आयुष मंत्रालय ने राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार से ताराचंद शर्मा को, मायाराम उनियाल को और समीर गोविंद जमदग्नि को, यानी ऑप्शन डी आपका जो है वो सभी आपका बिल्कुल सही है। और अगर हम बात करें तो आयुष मंत्रालय की बात करें, आयुष मंत्रालय ने पारंपरिक भारतीय चिकित्सा में इनके असाधारण योगदान के लिए इन तीनों प्रतिष्ठित चिकित्सकों को पुरस्कार से सम्मानित किया है। और ये तीनों के नाम आपको जरूर ध्यान रखना है। इस पुरस्कार की बात करूं तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, 5 लाख रुपए की पुरस्कार राशि जो है वो प्रदान की जाएगी। और उद्देश्य क्या है इस पुरस्कार का, तो आधुनिक स्वास्थ्य सेवा में आयुर्वेद के एकीकरण को प्रोत्साहित करना इसका उद्देश्य है। और जो पारंपरिक चिकित्सा ज्ञान है उसको संरक्षित करना इसका एकमात्र उद्देश्य आपको ध्यान रखना है। एक और क्वेश्चन देखिए। 71वीं सीनियर राष्ट्रीय पुरुष कबड्डी चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है। अगर हम बात करें
तो 71st एडिशन आपको ध्यान रखना, संस्करण कौन सा है। और बात करें सीनियर राष्ट्रीय पुरुष कबड्डी चैंपियनशिप, या इसे हम ये भी कह सकते हैं सीनियर नेशनल मेंस कबड्डी चैंपियनशिप, ठीक है। तो इसका जो खिताब जीता है वो खिताब किसने जीता है, सर्विसेज ने जीता है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। किसको हरा करके जीता है, तो रेलवे की टीम को हरा करके सर्विसेज ने इस खिताब को अपने नाम किया है। अगर हम बात करें इस चैंपियनशिप की, तो ये जो चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था 20 से लेकर के 23 फरवरी तक इसका आयोजन किया गया। कहां पर किया गया है, तो स्टेडियम का नाम ध्यान रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम के अंदर इसका आयोजन किया गया। जो कहां पर है, तो कटक उड़ीसा के अंदर ये स्टेडियम है, ठीक है। तो इसका आयोजन कहां पर, उड़ीसा के कटक में किया गया था, जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम में। अच्छा, ये तो है आपकी सीनियर राष्ट्रीय कबड्डी पुरुष चैंपियनशिप। अभी कुछ दिन पहले आप लोगों ने पढ़ा था जूनियर राष्ट्रीय पुरुष कबड्डी चैंपियनशिप, ये तो सीनियर वाला अवार्ड है। अगर आपसे पूछा जाए जूनियर वाला किसने जीता था, तो आपको ध्यान रखना है जूनियर यानी 50वां संस्करण था इसका। और जो जूनियर नेशनल मेंस कबड्डी लीग था, इसे जीता है हरियाणा ने। हरियाणा ने किसको हरा करके जीता है, तो उत्तराखंड को हरा करके जीता है। वहीं पे एक और आपको ध्यान रखना है, अभी 11वां प्रो कबड्डी लीग हुआ था। ये एक कबड्डी का टूर्नामेंट है जिसे हरियाणा स्टीलर्स ने पहली बार जीता था, फर्स्ट टाइम जीता था। इंपॉर्टेंट है, किसको हरा करके, तो पटना पायरेट्स की टीम को हरा करके जीता था, ठीक है। तो ये दोनों कबड्डी के दो टूर्नामेंट हैं जो आपको ध्यान रखना है। वहीं पे अगर मैं बात करूं, तो कबड्डी विश्व कप 2025 जो है ये कहां पर आयोजित होने वाला है, तो ये आपको ध्यान रखना है इंग्लैंड के अंदर आयोजित होगा। कहां पर, इंग्लैंड के अंदर आपका आयोजित होने वाला है, ठीक है, इंग्लैंड। फिर बात करते हैं महिला विश्व कबड्डी लीग। देखिए, ये तो आपका कबड्डी का विश्व कप है, कबड्डी वर्ल्ड कप। ये है आपका वुमेन्स कबड्डी वर्ल्ड कप यानी महिला कबड्डी विश्व कप। ये कहां पर होने वाला है, तो ये आपको ध्यान रखना है, इसका आयोजन बिहार के अंदर होगा। बिहार कहां पर, भारत में अपने, तो भारत में बिहार में इसका आयोजन होने वाला है। अच्छा, एक बात बताइएगा, मैंने एक ट्रिक बताया था ना, कबड्डी की स्पेलिंग क्या है, KABADDI। और मैंने आपको ये तरीका याद करवाया था कि कबड्डी की स्पेलिंग जो होती है, इसके अंदर टोटल कितने लेटर हैं, तो 7 लेटर हैं। KABADDI ये कबड्डी की स्पेलिंग होती है, इसके अंदर कितने लेटर हैं, 7 लेटर हैं। और मैंने आपको ये भी बताया था इसके अंदर जो खिलाड़ियों की संख्या होती है वो कितनी होती है, 7। तो कबड्डी में खिलाड़ियों की संख्या कितनी है, 7। और ट्रिक क्या बताया था मैंने, कि कबड्डी के अंदर स्पेलिंग भी 7 लेटर्स की होती है। अच्छा, यहीं पे अगर हम बात करें, तो कबड्डी जो है ये किस देश का नेशनल गेम्स है, यानी राष्ट्रीय खेल है, तो ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है ये, ठीक है, नेशनल गेम्स है कबड्डी बांग्लादेश का। तो यहाँ पर ये दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कबड्डी में खिलाड़ियों की संख्या अक्सर पूछी जाती है आपसे एग्जाम में। एक और क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नीति आयोग ने किसकी अध्यक्षता में एम्स के आधुनिकीकरण के लिए समिति का गठन किया है। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है, आपसे पूछा ये जा रहा है कि नीति आयोग ने जो एम्स है उसके आधुनिकीकरण के लिए समिति का जो गठन किया गया है वो किसकी अध्यक्षता में किया है। तो यहाँ पे नीति आयोग के ही एक सदस्य हैं, नाम क्या है इनका, वीके पॉल। वीके पॉल की अध्यक्षता में इस समिति का गठन किया गया है, जिसके अंदर एम्स दिल्ली के आधुनिकीकरण की बात कही गई है ना, उसको और ज्यादा आधुनिक बनाया जाएगा। और यहीं पे अगर हम नीति आयोग की बात करें, तो अभी नीति आयोग के सीईओ की बात करें, कौन है, बीवीआर सुब्रमण्यम। ये नीति आयोग के सीईओ हैं, और अभी इनका जो कार्यकाल है उसे 1 साल के लिए फिर से क्या किया गया है, तो बढ़ा दिया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है, याद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। लास्ट टाइम पे मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 का जो उद्घाटन है वो प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर किया था। तो आपको ध्यान रखना है कहां पर किया था, भोपाल, बिल्कुल सही आंसर है। अब सभी लोगों ने कमेंट में मतलब आंसर दिया था, और सभी लोगों के कमेंट्स जो है वो बिल्कुल सही थे, मैंने सबके आंसर पढ़े थे, सबके सही है, ठीक है। आज एक छोटा सा फिर क्वेश्चन मैं आपको देता हूं कि हाल ही में हेरात फेस्टिवल जो है ये कहाँ मनाया गया है। हेरात फेस्टिवल जो है आपको बताना है कहाँ मनाया गया है, मैंने आपको बताया था इसके द्वारा मनाया जाता है, ये भी आपको बताना है, ठीक है, और कहाँ मनाया गया है ये भी बताना है। तो दोनों क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, किसके द्वारा मनाया गया है, ठीक, और कहाँ मनाया गया है, कमेंट बॉक्स में आंसर देना है आपको।
लाइक का टारगेट कितना, सिर्फ और सिर्फ 100 लाइक का टारगेट मैंने रखा है ना। और पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे एज इट इज ऐसे के ऐसे ही मैं अपलोड कर दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा, आपके रिवीजन के लिए काफ़ी बेस्ट रहने वाला है। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलता हूँ मैं मॉर्निंग में आपके नए लेक्चर के साथ, है ना। कल से आपका मार्च स्टार्ट हो रहा है, तो हम नया लेक्चर कल से शुरू करते हैं। थैंक यू सो मच।